नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन में मौजूद हैं। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष अपने दौरे के दौरान जम्मू के मध्य में ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। भाजपा ने राज्यसभा के आगामी द्विवार्षिक चुनाव में सिक्किम की एक सीट के लिए तिरंजी शिनीचा को उम्मीदवार बनाया है। और आपको बता दें, भारतीय वायुसेना ने पहली बार C-130J विमान से कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि में लैंडिंग की। वायुसेना ने कहा है कि उड़ान मार्ग के क्षेत्र की मास्किंग का उपयोग करते हुए इस अभ्यास उड़ान से गरुड़ कमांडो प्रशिक्षण मिशन को भी पूरा किया गया। देश के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन उत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी रहेगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में लोगों को आने वाले दिनों में भीषण ठंड का सामना करना पड़ सकता है। शीतलहर के कारण दिल्ली में कक्षा 5 तक के स्कूल अगले 5 दिनों तक बंद रहेंगे। राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 341 के करीब दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिला प्रशासन ने राज्य में शीतलहर की स्थिति को देखते हुए कक्षा 8 तक की सभी कक्षाएं 10 जनवरी तक बंद करने की घोषणा की है। कई जगहों पर धुंध और कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कम विजिबिलिटी की वजह से रेल सेवा के आवागमन पर प्रभाव पड़ा है। श्रीनगर में तापमान में गिरावट के कारण डल झील पर बर्फ की एक पतली चादर बन गई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की बारिश की संभावना जताई है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देशवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। समारोह से पहले रामपथ पर बस स्टॉप का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष दीपेंद्र मिश्रा ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। दीपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य की तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण पर है। उत्तर प्रदेश में सभी राम मंदिर, हनुमान मंदिर और वाल्मीकि मंदिर में मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी तक रामायण पाठ, रामकथा, भजन कीर्तन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। भगवान श्री राम लला के प्रतिष्ठा से पहले आंध्र प्रदेश में विशेष लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। इन लड्डुओं को 22 जनवरी को राम भक्तों के बीच प्रसादम के रूप में वितरित किया जाएगा। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नियमित उड़ानें 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएंगी और हवाई अड्डे पर जल्द ही उड़ानों की संख्या भी बढ़ जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उज्जैन के श्री महाकाल महालोक के नीलकंठ वन परिसर में देश के पहली प्रसादम का लोकार्पण करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 218 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की स्वास्थ्य संस्थाओं और भूमि पूजन का इनका लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बहनों के खातों में 10 जनवरी को राशि हस्तांतरित की जाएगी। मध्य प्रदेश में 10 जनवरी से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में वाल्मीकि धाम का दौरा किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। विगत 10 साल के दौरान एमबीबीएस सीटें बढ़कर 1,08,000 के पार हो गई हैं, जो यहाँ जिनका आंकड़ा पहले कम था। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज ओडिशा के विभिन्न स्थलों पर आयोजित सागर परिक्रमा चरण 11 कार्यक्रम में भाग लेंगे। 9 जनवरी तक चलने वाली सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्देश्य मछुआरों, तटीय समुदायों और हितधारकों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। गुजरात में आज अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आगाज हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने वडोदरा अंतर्राष्ट्रीय मैराथन 2024 के 11वें संस्करण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल आज राजकोट में चौथे ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 36 देशों के लगभग 600 विदेशी प्रतिनिधियों और पूरे गुजरात से लगभग 10 लाख लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के कटक में धवलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बड़ी संख्या में प्रवासी साइबेरियन पक्षी देखे जा रहे हैं, जिन्हें देखकर श्रद्धालु और पर्यटक काफी खुश हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मरीन ड्राइव पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि स्वच्छता अभियान न सिर्फ सरकार का अभियान नहीं है, ये जनता का अभियान है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रियदर्शनी में मुंबई के तटीय सड़क परियोजना का निरीक्षण भी किया। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर ममता सरकार की हर तरफ आलोचना हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर तानाशाह की भूमिका में है। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले पर एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि जो बंगाल में हुआ वे राज्य सरकार के संरक्षण में हुआ है। चिराग पासवान ने बिहार के भी कई नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ये लोग ईडी से बचने के तमाम बहाने ढूंढने की कोशिशें कर रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पेक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करेंगे। भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों को नई गति देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। राजनाथ सिंह की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की भी उम्मीद है। इसके अलावा वे रक्षा उद्योग के सीईओ और उद्योग जगत के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत झारखंड में कोडरमा के झुमरी और कर्मा पंचायत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया। झारखंड के जमशेदपुर में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आयुष्मान कार्ड एवं उज्ज्वला गैस कनेक्शन का आवेदन दिया। साथ ही शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच भी कराई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रांची के रुवा में स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए वर्तमान कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उपयुक्त परिवर्तन करने के वास्ते लोगों से सुझाव मांगे हैं। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास।
मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार का वैश्विक निवेशक सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सम्मेलन में मौजूद हैं। GIM तमिलनाडु का तीसरा और सत्तारूढ़ प्रमुख सरकार का पहला निवेशक सम्मेलन है। इसके पिछले संस्करण 2015-2019 में आयोजित किए गए थे। वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता विनफास्ट तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक कार एवं बैटरी विनिर्माण की एकीकृत इकाई स्थापित करने के लिए $2 अरब का निवेश करेगी। अपनी निवेश योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विनफास्ट तमिलनाडु वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई कि भू राजनीतिक बाधाओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के बावजूद देश वर्ष 2030 तक $2 लाख करोड़ निर्यात का अपना महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लेगा। पीयूष गोयल ने भारतीय जूट निगम के मुख्यालय पटसन भवन के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। कोलकाता के न्यू टाउन में स्थित इस इमारत में जूट आयुक्त का कार्यालय और राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय भी स्थित है। ई कॉमर्स पर केंद्रित सूचना प्रौद्योगिकी फर्म यूनिकॉमर्स ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए कोष जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के समक्ष शुरुआती दस्तावेज जमा कराए हैं। सेबी के समक्ष दाखिल मसौदा दस्तावेजों के मुताबिक यह निगम पूरी तरह से बिक्री पेशकश होगा, जिसमें शेयर धारकों के पास मौजूद कुल 2.98 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूरदराज के गांवों और बस्तियों को शामिल करते हुए व्यापक वित्तीय समावेशन हासिल करने में सिक्किम सरकार के प्रयासों की सराहना की। सीतारमण ने कहा कि सिक्किम ने वित्तीय समावेशन के अभियान को सफल बनाने के लिए दूरदराज के गांवों और बस्तियों को दायरे में लाते हुए सभी 6 जिलों में बैंक शाखाएं और ATM खोलने में बहुत अच्छा काम किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केरल के उत्तरी जिले पलक्कड़ की वानियमकुलम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन करने के बाद कहा कि देश में बुनियादी ढांचे में तीव्र वृद्धि हो रही है, जिसका लाभ गरीबों को मिल रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, केंद्र द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य देश के गरीबों और वंचित वर्गों का कल्याण करना है। गुजरात सरकार के अधिकारियों के अनुसार जीवन सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की भूमि गुजरात में कपड़ा, औषधि, हीरा और मत्स्य पालन जैसे प्रमुख क्षेत्रों की सफलता ने बीते 2 दशकों में इसकी औद्योगिक प्रगति को नया मुकाम दिया है। गुजरात में वर्ष 2012 में शुरू की गई कपड़ा नीति से प्रेरित होकर भारत के डेनिम कपड़ा उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान देकर गुजरात कपड़ा एवं परिधान क्षेत्रों में एक वैश्विक केंद्र बन गया है। कपड़ा नीति आने के बाद से अब तक इसके कपड़ा निर्यात का आकार 2.3 गुना बढ़ चुका है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी ई कॉमर्स मंच बौद्धिक संपदा का उल्लंघन करने वालों के लिए शरणगार नहीं बन सकता और जालसाजों के लिए रास्ता नहीं मुहैया करा सकता है। न्यायालय ने कहा कि ई कॉमर्स मंचों के व्यावसायिक उद्यम होने से जालसाजों का लाभ पर केंद्रित होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें दूसरों के बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी IPR की रक्षा करनी होगी। बांग्लादेश में 12वें संसदीय चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदाता 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग अपने चौथे कार्यकाल के लिए 266 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटों पर यह अपने गठबंधन के साझेदारों को उतार रही है।
बांग्लादेश में हो रहे आम चुनाव के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि भारत हमारा भरोसेमंद दोस्त है। हमारे मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने हमारा समर्थन किया। बांग्लादेश आवामी लीग की अध्यक्ष और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उम्मीद जताई कि 12वें संसदीय राष्ट्रीय चुनाव में उनकी पार्टी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि जनादेश उनके पक्ष में आएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार को हुए एक ट्रेन अग्निकांड की साजिश रचने और उसके वास्ते धन का प्रबंध करने को लेकर पुलिस ने विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के एक बड़े नेता समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। चुनाव से पहले हुई इस ट्रेन अग्निकांड में 4 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है। यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले में 5 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय गवर्नर वादिम फ्लाशिन ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि S-300 मिसाइलों ने डोनेट्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के कब्जे वाले पोक्रोवास्क शहर पर हमला किया। गवर्नर वादिम फ्लाशिन ने कहा कि दुश्मन देश नृशंसतापूर्वक नागरिकों को मार रहा है। जितना संभव हो उतना नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सुरक्षा बलों ने आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया है। रूस को हमेशा ऐसे हमलों के परिणामों को महसूस करना चाहिए। हालांकि रूस ने अभी तक हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। युद्ध से पहले इसकी आबादी लगभग 60,000 थी। कुछ निवासी खतरों के बारे में आधिकारिक चेतावनियों के बावजूद लौट रहे हैं। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की बंद हो जाने रही निवेश कंपनी को लेकर निशाना साधा है। विपक्षी लेबर पार्टी ने इश्तेहार देकर प्रधानमंत्री सुनक पर जनता के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में देरी की मांग वाले पारित प्रस्ताव को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार देते हुए संसद में शनिवार को एक नया प्रस्ताव पेश किया गया। गाजा में जारी संघर्ष के बीच लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई तेज हो गई है। इजरायल ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने शनिवार को लेबनान के अपने ठिकानों से इजरायली क्षेत्र में 40 रॉकेट हमले किए हैं। इनमें कोई हताहत या बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। जवाब में इजरायली विमानों ने लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की। इस बमबारी में हिजबुल्लाह के 5 लड़ाके मारे गए। सीमा पर भी दोनों पक्षों में फायरिंग होने की सूचना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज मुंबई में खेला जाएगा। पहले मुकाबला जीतने वाली भारतीय टीम की नजर दूसरे मुकाबले को अपने नाम करके सीरीज जीतने पर होगी। भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम का ऐलान हो चुका है। 3 मैचों की सीरीज के लिए इब्राहिम चतरान के हाथों में टीम की कमान सौंपी गई है। यूएई के खिलाफ खेली गई सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं रहे मुजीब उर रहमान की वापसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान पर क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से सीरीज को अपने नाम किया। सिडनी टेस्ट जीतने का फायदा ऑस्ट्रेलिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के अंक तालिका में भी मिला है। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है। उसने भारत को दूसरे पायदान पर धकेल दिया है। भारत दौरे पर आने वाली इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मुकाबले के लिए भारत की ए टीम की घोषणा हो गई है। अभिमन्यु ईश्वरन को कप्तान बनाया गया है। दौरे पर इंग्लैंड को 2 वार्म अप मैच खेलने हैं। पोलैंड ने यूनाइटेड कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में पोलैंड के इगा श्वेतांक के शानदार प्रदर्शन की बदौलत फ्रांस को 3-0 से हराकर प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। गत विजेता कोको गॉफ ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए ऑकलैंड क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कोको गॉफ ने हमवतन एमा नवारो को केवल 62 मिनट में 6-3, 6-1 से हराया। फाइनल में कोको गॉफ का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। स्वितोलिना ने एक अन्य सेमीफाइनल में 3 सेट तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में चीन की वांग जियू पर 2-6, 6-4, 6-3 से जीत दर्ज की थी। शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में स्थान बना लिया है। सबालेंका ने सेमीफाइनल में विक्टोरिया अजारेंका को सीधे सेट में 6-2, 6-4 से शिकस्त दी। दूसरी वरीयता प्राप्त एलिना रायबाकिना भी ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के फाइनल में पहुंचने में सफल रही हैं।
लाइबा किम ने लिंडा नोस्कोवा को सीधे सेट में 6-3, 6-2 से हराने में सफलता पाई। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियां समेत हिंदी सिनेमा जगत के कई दिग्गजों को न्योता मिल चुका है। उनमें अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत, सोनू निगम, अनुपम खेर, अरुण गोविल, दीपिका शुक्लिया, रजनीकांत और प्रभास जैसे कई उम्दा कलाकारों के नाम शामिल हैं। रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल साल 2023 की टॉप हिट फिल्मों में शुमार है। एनिमल डोमेस्टिक कलेक्शन में 500 करोड़ के पार हो चुकी है और फिल्म का बिजनेस 549.39 करोड़ का हो चुका है। एनिमल की कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए मेकर्स की तरफ से मुंबई में एक सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसके चलते फिल्म की स्टार कास्ट और आलिया भट्ट भी एक साथ देखी गई। एनिमल ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 550 करोड़ का कारोबार लगभग कर लिया है। रिलीज के 7वें दिन के बाद डंकी का कलेक्शन पटरी पर लौटते हुए नजर आया, जिसमें कुल कमाई में भी बढ़ोतरी हुई है। डंकी की कमाई में करीब 1.25 करोड़ का इजाफा हुआ है। रिलीज के तीसरे शनिवार को फिल्म ने 3.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर समुद्र के किनारे से टी शर्ट और लाइफ जैकेट पहने हुए अपनी एक ब्लर तस्वीर साझा की है, जिसको देख लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाइल की याद आ गई। मनोज बाजपेयी द फैमिली मैन के बाद अब वह जल्द ही अपने दर्शकों के बीच फिर ओटीटी पर एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज किलर सूप के साथ लौट रहे हैं। उनकी इस वेब सीरीज में कोंकणा सेन शर्मा के साथ पहली बार वह स्क्रीन शेयर करेंगे। इसका ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा इस साल 2 नई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। फिलहाल इन दोनों ही फिल्मों की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, जिसकी शूटिंग अगले साल शुरू करने की योजना है। उनके लिए साल की शुरुआत 19 जनवरी से प्रदर्शित हो रही उनकी पहली वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स से होगी। गायन विश्व रिकॉर्ड केरल की सुचिता सतीश ने एक संगीत कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक भाषाओं में गाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। सुचिता ने 101 विदेशी भाषाओं और 39 भारतीय भाषाओं में गाना गाकर ये रिकॉर्ड बनाया है। सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा ने अपने फैमिली वेकेशन की ढेर सारी फोटोज और वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें से एक वीडियो फैंस का दिल जीत रहा है। इस वीडियोस में नन्ही मालती अपनी मां प्रियंका और पापा निक जोन्स के साथ यॉट चलाते हुए गाना गाती हुई नजर आ रही है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता नागा चैतन्य की फिल्म थंडेल का टीजर जारी हो गया है। टीजर में नागा चैतन्य एक मछुआरे के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।